स्टार्टिंग इनिशियल बस इतना ही लोडिंग लिख के आ रहा है। आप दिख रही है सर अब दिख रही है? सर कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब्स दिख रहे हैं। बस बस नो ठीक बस है। उसके बाद का कुछ नहीं दिख रहा है सर, ब्लैक है सर बट बहुत ब्लर है सर। अच्छा, मैं एक बार स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूँ, शायद इसको दिख जाए। वैसे अभी मैंने क्लास ली एमबीए की, वहाँ पर बिल्कुल स्मूथली चली क्लास, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ वो लोग को सर दिख रहा असल में सर आज बहुत बारिश हो रही है। है। बारिश हो रही है? अच्छा हाँ शायद बारिश तो हो रही है। सुबह से हो रही सर, एक भी परसेंट नेट नहीं आ रहा, वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ हूँ। यहाँ पर तो मैंने ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया हुआ है, तो उसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, तो इधर से मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए। कॉलेज में रहता हूँ तो प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पर तो नहीं होनी चाहिए। अभी दिख रहा है, विजिबल है? नो सर, शेयरिंग दिखा रहा है बस। किसी का विजिबल है? क्योंकि हो सकता है तुम्हारा कनेक्शन वीक हो, और किसी का? हाँ सर विजिबल है बट ब्लर है थोड़ा सा। अब ब्लर कॉर्पोरेट दिखा रहा था टैक्स स्लैब्स दिख ठीक रहा है, है। उसके बाद से पूरा ब्लर दिख रहा मैं पूरी स्क्रीन पर कर देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, तो शायद ब्लर ना हो। अभी शायद कुछ सही हो जाए। सर मैंने चैट बॉक्स पे अपना नाम और रोल नंबर डाल दिया, आप अटेंडेंस लगा दीजिएगा। हाँ बस इधर रहना एक्टिव। मैं एक बार मैं जो कनेक्ट है हो जा रहा है बार। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। स्क्रीनशॉट एक बार मैं ले यस लूँ, सर। अगर उधर उधर रहोगे प्रेजेंट मैं दे दूंगा अटेंडेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और अभी मेरे ख्याल से दिखना स्टार्ट हो गया होगा, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। बाकी नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम यस नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा हूँ, इसको मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा उधर है। सर दिख रहा है, गूगल अब सर क्लासरूम। पढ़ने लायक हो गया। हाँ गूगल क्लासरूम पे मैं रिकॉर्डिंग इसकी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप तक हम पढ़ाएंगे। लोग ने जो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब देखा, इंडिविजुअल के लिए कौन कौन से टैक्स स्लैब है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब की। अच्छा, टैक्स स्लैब जो मैंने अभी ये टॉपिक्स टैक्स लायबिलिटी पढ़ाया, ये हम लोग एक बार फिर से करेंगे बाद में, जब हम लोग सारे हेड्स पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकली हम लोग तभी करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो 5 हेड होते हैं इनकम के, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, वो सारे जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो सारे हेड्स को करने के बाद जब हम लोग टैक्स लायबिलिटी उसके बाद कैलकुलेट की जाती है। अभी कोई भी इंडिविजुअल होगा, पहले आप क्या करोगे, सारी उसकी इनकम को कैलकुलेट करोगे, टैक्सेबल इनकम को पता करोगे, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी लगाओगे ना। तो वो चीज हम लोग लास्ट में भी जो है प्रैक्टिकल इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अभी बस केवल मैंने बताने के लिए बता दिया था कि क्योंकि आपके फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक है टैक्स लायबिलिटी, तो इतना ही मेरे ख्याल से फर्स्ट यूनिट के लिए सफिशिएंट होगा। बाद में हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब्स की। कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब्स में सबसे पहले ये जानना जरूरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपनीज को डिवाइड कर दिया गया है। बिफोर प्रोसीडिंग द कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब, वन मस्ट नो दैट कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? डोमेस्टिक कंपनीज। द कंपनीज दैट कम अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया are called domestic companies. It also includes companies whose control and management bodies are situated in India. Here are the tax liability of domestic companies. तो अभी टैक्स लाइबिलिटी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनके लिए टैक्स लाइबिलिटी कैसी है? 2 तरह की कंपनी है, डोमेस्टिक, फॉरेन कंपनी। ठीक है, डोमेस्टिक के लिए अलग टैक्स स्लैब होगा और आपकी जो फॉरेन कंपनीज है उनके लिए अलग होगा। ये आपकी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए टैक्स स्लैब है, अप टू 250 करोड़ 25%, मोर देन 250 करोड़ 30%। ये आपका टैक्स स्लैब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सरचार्जेस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे टोटल इनकम मस्ट फॉल बिटवीन 1 to 10 करोड़। अगर ठीक है, अगर यहाँ पे 10 करोड़ तक आपकी इनकम है तो आपको जो सरचार्ज देना है वो है 7% टैक्स रेट। ठीक है, मतलब सरचार्ज मतलब 25% उधर आपको देना ही देना है। ठीक है, 25% टैक्स हो गया आपका। उसके बाद जो भी 25% जो भी टैक्स
लाइबिलिटी आपकी बन रही है उस पर सरचार्ज देना है 7%। सपोज किसी की टैक्स लाइबिलिटी सपोज 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए सपोज किसी की टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, तो उसको उसका 7% यानी 7 लाख रुपए और उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो सरचार्ज का होगा। द टोटल इनकम एक्सीड 10 करोड़, जो 10 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 12% आपका सरचार्ज हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फॉरेन कंपनीज की। companies that are managed and controlled from outside the country and are not registered under India's Company Act called international companies. Here are the tax liabilities of the company that is controlled internationally. तो यहाँ पर देखिए दो तरह के आपको टैक्स रेट दिखाई पड़ रहे होंगे। रिसीव्ड फी और रॉयल्टी for any technical services from government or any other concern from India under agreement created before 1st April 1976 and approved by central government। तो अगर इस तरह की कोई इनकम हो रही है जो कोई फीस के लिए रिसीव हो रही है या रॉयल्टी कोई रिसीव हो रही है, किस लिए? आप कोई अगर टेक्निकल सर्विसेज कोई फॉरेन कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो उसको जो रेट है उसके लिए वो है 50%। और इसके अलावा अगर कोई इनकम है फॉरेन कंपनी को जो भी इनकम हो रही है उस पर 40% टैक्स रेट होगा। ठीक है, यहाँ पे सरचार्ज भी दिया गया है 2% एंड 5%, अप टू 10 करोड़ 2%, एंड अगर आपकी 10 करोड़ से ज्यादा इनकम है फॉरेन कंपनी की तो आपका जो सरचार्ज है वो 5%। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं टॉपिक। इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब या इंडिविजुअल का जो भी कैलकुलेशंस होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादातर तो नहीं पूछते हैं, वैसे पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। यहाँ पर दो तरह की टैक्स लाइबिलिटी हो सकती है। करंट टैक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज मतलब करंट मतलब जो उसी असेसमेंट ईयर में जो आपको पे करना है, उसी फाइनेंशियल ईयर में जो पे करना है। जैसे कि प्रीवियस ईयर में जो भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन रही है वो असेसमेंट ईयर में आपकी करंट लाइबिलिटी होगी। करंट टैक्स लाइबिलिटी आर सच शॉर्ट टर्म टैक्स ऑब्लिगेशंस दैट एन इंडिविजुअल मस्ट पे विद इन अ ईयर। डेफर्ड मतलब जो आपने पहले आपको पे करना था लेकिन आप नहीं पे कर पाए, कोई पेनल्टी आपके ऊपर लगी हुई है, आपने टाइम पर रिटर्न नहीं फाइल किया या कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से टैक्स नहीं पे किया, तो लेकिन है तो पहले का, लेकिन वो अभी जो भी करंट ईयर में इस बार भी आपको आपके वो ड्यू है वो आपको पे करना है। दैट लाइबिलिटी विल बी डेफर्ड लाइबिलिटी। हाउएवर डेफर्ड टैक्स ऑब्लिगेशन आर टैक्स डेट। एक तरह से क्या है, टैक्स डेट है, दैट आर असेस्ड और ड्यू फॉर प्रेजेंट पीरियड बट दे हैव नॉट बीन पेड विद इन द साइकिल। जब उनको पे करना था तब वो पे नहीं किया गया। कंसेप्ट ऑफ इनकम, इनकम इज, ठीक है, ये वो आपका हो गया पूरा टैक्स लाइबिलिटी वाला टॉपिक। अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ इनकम। ठीक है, कौन कौन सी इनकम है जिसको आप कंसीडर करते हो, या कौन कौन सी इनकम है जिसके जो इनकम टैक्स आपका जो एक्ट है उसमें कंसीडर की जाती है टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने में। इनकम इज नोन एज ए रेगुलर पेरियोडिक रिटर्न टू अ पर्सन फ्रॉम हिज एक्टिविटीज। मतलब इनकम से मतलब क्या है, जो कोई पेरियोडिक जो आपको रिटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है, ये इस तरह से जाना जाता है कि हाँ भाई पेरियोडिक कोई रिटर्न आ रहा है, हर एक इंटरवल पे जो आपको कुछ पैसे रिटर्न पैसे मिल रहे हैं, दैट विल बी इनकम। ठीक है, इस तरह से जो लोग यही सोचते हैं कि हाँ यही इनकम होगी जो आपको पेरियोडिक रिटर्न आपको जो भी मिल रहा है। हाउएवर द इनकम हैज broader classified in income tax law. The Income Tax Act even take consideration of income which has not arisen regularly or periodically। मतलब कि वो इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कोई इनकम अगर रेगुलर ना हो तो वो इनकम में नहीं इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, कोई भी इनकम हो जो टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट हो, पेरियोडिकली मिल रही हो या जो है टेम्परेरी हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अगर इनकम जनरेट कर रहे हो तो आपकी इनकम में वो इंक्लूड की जाएगी, वो इनकम आपकी मानी जाएगी। फॉर इंस्टेंस अभी जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, तो हर समय आपको लॉटरी से तो आप जीतने नहीं वाले हो, ठीक है, तो
वो तो जो है कभी कभी हो सकता है आप जीत जाओ तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगी। या क्रॉसवर्ड पजल्स, इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ शोज इज आल्सो सब्जेक्ट टू टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। द इनकम इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम कैश और काइंड। आपकी जो भी इनकम है वो कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। इनकम इन टर्म्स ऑफ कैश is not the only way to receive income. It can be also received in terms of kind. The calculation of income from kind is subject to different treatments in both direct and indirect tax. When the income is received in kind, its valuation will be made. ठीक है, जब मतलब आप केवल कैश में ही इनकम नहीं हो सकती। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है अपने एम्प्लॉयज को कुछ काइंड में, जैसे कोई सपोज उसने अपने एम्प्लॉय को कार दे दिया, ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें दे दी, कुछ कुछ कैश नहीं दिया, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है अपने एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर वो कुछ सर्विसेज आप ले रहे हैं, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी क्या करना होता है, आपको उन जो परक्यूजिट्स जिनको बोलते हैं उनको आपको वैल्यूएट करना होता है, ठीक है। उनको आपको वैल्यूएट करना होता है कि उनकी वैल्यू एक्चुअल में है क्या, और फिर उस पर आप जो भी इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉय है, उसको उस पर टैक्स पे करना होता है, ठीक है। वो हम लोग आगे इनकम फ्रॉम सैलरी को इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे उनकी टैक्स, कैसे उस परक्यूजिट को कैसे वैल्यूएट करते हैं और कितनी उसमें टैक्सेबल है, कितनी एग्जेम्प्ट है, वो सारी चीजें हम लोग आगे नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल और इलीगल इनकम, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में ये नहीं बोला गया कि केवल लीगल इनकम टैक्स टैक्सेबल है, इलीगल इनकम भी टैक्सेबल इधर होती है। अ मैन इज ऑर्डिनरी prudence may think that the illegal income may not be falling under the concept of income, but लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं होते, लेकिन but income tax act does not make any distinction between the income received from legal or illegal source, ठीक है। इसमें एक केस के बारे में बताया गया इन CIT वर्सेस प्यारा सिंह। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लॉस ऑफ बिजनेस ऑफ स्मगलिंग शैल बी अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपकी इलीगल अगर कोई इनकम है तो वो भी टैक्सेबल है, वहां पर भी अगर कोई लॉस हो रहा है तो वहां पर भी आपको डिडक्शंस मिलेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो है मतलब इलीगल एक्टिविटी करने पे आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग तो आपको पनिश तो किया ही जाएगा अगर आपने इलीगल इनकम आपने जनरेट की है, लेकिन वो टैक्सेबल भी होती है। टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है, टेम्परेरी या परमानेंट कुछ भी हो सकती है इनकम। ऐसा जैसे अभी हम लोग ने बात की थी कि परमानेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो कोई परमानेंट या रेगुलर इनकम है उसी को कंसीडर किया जाता है। गिफ्ट अप टू 50,000, 50,000 रुपए तक रिसीव्ड इन कैश डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। 50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है। गिफ्ट इन काइंड हैविंग द फेयर वैल्यू मैक्सिमम अप टू 50,000, 50,000 रुपए तक इज नॉट लाइबल टू टैक्स। हाउएवर होल अमाउंट विल बी टैक्स्ड इफ द वैल्यू एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। तो यहाँ पे जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है वो है 50,000, 50,000 रुपए के गिफ्ट तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। उससे ज्यादा की वैल्यू का अगर गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा और वो भी आपकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। लमसम और इंस्टॉलमेंट, ठीक है, लमसम अमाउंट कोई मिल रहा है या इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, ठीक है, दोनों को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। इनकम टैक्स डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम वेदर इट रिसीव लमसम और इंस्टॉलमेंट। लमसम मतलब एक बार में ही मिल गया, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट मतलब कई बार में आपको मिल रहा है, तो दोनों को आप कंसीडर करते हो। सॉरी, एग्जेम्प्टेड इनकम्स। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एग्जेम्प्टेड इनकम कौन कौन सी हो सकती है। जो एग्जेम्प्टेड है पूरी तरीके से, देयर आर सम इनकम्स व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड thus are also called as income exempt from tax. Such exempted income are given under section 10 of the Income Tax
एक्ट 1961। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एग्जेम्प्टेड इनकम बताइए, ऐसी इनकम बताइए जो पूरी तरीके से या पार्टली एग्जेम्प्टेड हो टैक्स से, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10(1). एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो जो भी एग्रीकल्चरल जो भी इनकम हो रही है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है, वहां पर आपको टैक्स नहीं देना होता। हाउएवर, अच्छा एग्रीकल्चरल इनकम को हम लोग अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यूनिट 1 में ही डिटेल में, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम को पढ़ेंगे, कैसे वो कब किस कंडीशन में वो टैक्सेबल हो जाती है या उसको इनकम में इंक्लूड किया जाता है। टैक्सेबल नहीं बोलेंगे, वो कब उसको इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। वो तो है पूरी तरीके से एग्जाम, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कुछ कुछ एसएससीज के लिए उस एग्रीकल्चरल इनकम को आप इनकम में इंक्लूड करते हो, ठीक है, बाद में उसका डिडक्शन दिया जाता है। वो चीज हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कब कैसे किया जाता है। हाउएवर, सच इनकम इज एग्रीगेटेड इन केस ऑफ सर्टेन एसएससीज फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग रेट ऑफ टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। वो कैसे करते हैं कैलकुलेट, वो बाद में हम लोग देखेंगे। रिसिप्ट बाय मेंबर फ्रॉम अ HUF, एनी सम रिसीव्ड बाय HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, any sum received by an individual as a member of Hindu undivided family either out of income of the family or out of income of state belonging to the family is exempt from tax। तो जो भी कोई इनकम आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जो भी HUF में के जो मेंबर्स हैं उनको जो भी इनकम हो रही है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी जहाँ पे जो HUF इनकम जहाँ से जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है अलग, उसमें बहुत सारे मेंबर होंगे, उनको सबको भाई जो भी प्रॉफिट हुआ उनका सबका उसमें हिस्सा होगा, उनको दिया जाएगा, तो वो उनके लिए एग्जेम्प्ट है। क्यों, ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है इसको, ऐसा क्यों हुए? क्योंकि अगर वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं और उनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो तो टैक्सेबल होना चाहिए ना। नहीं, क्यों? क्योंकि भाई जो HUF है उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने प्रॉफिट कब निकाला होगा, जब अपनी टैक्स उस जो भी उनकी इनकम हुई होगी उसको टैक्स पे करने के बाद ही तो प्रॉफिट उनके पास बचा होगा, फिर उसको उन्होंने डिवाइड किया होगा, सारे मेंबर्स को दिया होगा, तो वो ऑलरेडी उस पर टैक्स लायबिलिटी पे कर चुके होते हैं, इसलिए वो जो अगर एक इंडिविजुअल को मिल रही है जो इनकम, वो उसके लिए एग्जेम्प्टेड, ठीक है, वो उनकी टोटल इनकम में टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे मान लो कोई फैमिली मेंबर है, उसने वो कहीं जॉब भी कर रहा है, एम्प्लॉई है, और इधर HUF का भी मेंबर है, तो जो उसकी टैक्सेबल इनकम जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें वो पार्ट नहीं ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर चुके हैं। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ पार्टनर। एम आई ऑडिबल, मतलब आवाज सुनाई पड़ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आवाज जा रही है कि नहीं। आ रही है बस। आ रही है, ओके। यार रिस्पॉन्स किया करो थोड़ा बहुत, नहीं तो पता ही नहीं चलता यहाँ। आवाज क्लियर है। ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम अ फर्म, ठीक है, जो भी पार्टनर्स होते हैं वही सेम चीज, HUF में जो चीज थी वही सेम यहाँ पर, पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट रिसीव हो रहा है वो एग्जेम्प्टेड होती है, वो एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स। ओके, इन केस ऑफ पर्सन बीइंग अ पार्टनर ऑफ फर्म व्हिच इज सेपरेटली असेस्ड एज सच, हिज और हर शेयर इन टोटल इनकम ऑफ द फर्म इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो वो एग्जेम्प्टेड होगी, क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी हम लोग टैक्स पे कर चुके हैं, तो वापस फिर से थोड़ी ना टैक्स पे करना है। Interest on non-resident account in case of individual who is not resident in India, मतलब वही सारी चीजें रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह देख के आप बताते हो कि भाई रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है,
ठीक है, वहां पर अगर नॉन रेसिडेंट है, हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग ऑन हिज क्रेडिट इन अ नॉन रेसिडेंट अकाउंट इज in any bank in India shall be exempt from tax if certain conditions are satisfied। ठीक है, वो conditions पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना जान लो जो भी इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट है तो वो उसके लिए टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पर्सन्स हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे सिटीजन बोल रहे हैं जो सिटीजन नहीं है इंडिया का। दो चीजें होती है, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट है या फिर सिटीजन, दोनों चीजें अलग है। ठीक है, सिटीजन अगर बाय बर्थ मिलेगा, जो भी कहीं पे भी, जैसे मैं आप इंडिया में कितने भी टाइम रहो, लेकिन इंडिया में या ना भी रहो, आप इंडियन सिटीजन रहोगे ही रहोगे। ठीक है, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस वो चेंज होता रहता है। रेम्यूनरेशन टू अ पर्सन हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। In case of an individual who is not a citizen of India, the following income shall be exempt from tax. Remuneration received by diplomats, ठीक है, वो exempted है। Remuneration received by foreign national as an employee of foreign enterprise. Non-resident, ठीक है, एक non-resident employed on a foreign ship. Remuneration of employee of foreign government during his training in India। तो ये सारी इनकम, ये सारे रेम्यूनरेशन जो है एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, किसके लिए? जो कि हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अलाउंसेस और परक्यूजिट्स। अभी हम लोग ने परक्यूजिट्स की बात की थी, मतलब जो आपको मॉनेटरी टर्म में जो चीजें नहीं मिल रही हैं एम्प्लॉयर से, उसको परक्यूजिट्स बोलते हैं। जो सर्विसेज या कुछ ऐसी फैसिलिटी अगर आपका एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे एकोमोडेशन जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या फिर दूसरी जो भी सर्विसेज है जैसे इंश्योरेंस, ये सारे परक्यूजिट्स होते हैं। अलाउंसेस जो मॉनेटरी टर्म में आपको मिल रहा है। अलाउंसेस और परक्यूजिट्स आउटसाइड इंडिया। एनी अलाउंसेस और परक्यूजिट्स पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया for rendering services outside India are exempt। ठीक है, पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर। तो भोपाल गैस लीक डिजास्टर आप लोगों को पता है जो हुआ था, वहां पर अगर कोई पेमेंट दिया जा रहा है जो भी, ठीक है, तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड है। एनी पेमेंट मेड अंडर द अबव एक्ट और एनी स्कीम मेड देयर अंडर shall be exempt from tax in the hands of the recipient। प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये हम लोग आगे बहुत इसको देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। प्रोविडेंट फंड, कौन कौन से तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं और कब ये टैक्सेबल होते हैं, कब ये टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तो ये दिया गया है कि ये एग्जेम्प्टेड है। एनी पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड टू विच द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 applies or from public provident fund set up by central government shall be exempt from tax। ठीक है, तो कुछ प्रोविडेंट फंड होते हैं जो जैसे सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन प्रोविडेंट फंड को बनाया हुआ है वो जो है आपके एग्जेम्प्टेड होते हैं। वो आगे हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जेम्प्टेड है, कौन कौन से टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशनल स्कॉलरशिप। Scholarship granted to meet the cost of education are exempt from tax। In order to avail the exemption, it is not necessary that scholarship should be financed by government। ठीक है, तो कोई भी स्कॉलरशिप आपको जो भी एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली है वो एग्जेम्प्टेड होगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट ही इसको फाइनेंस करे। ठीक है, डेली अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट under section 1017, the following income shall be exempt from tax in the hands of the persons specified: daily allowances received by any person by reason of his membership of parliament or any state legislature or any committee thereof।
डेली अलाउंस हो गया। उसके बाद एनी अलाउंस रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय रीजन ऑफ हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूल 1986। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो भी डेली अलाउंसेस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिल रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड है पूरी तरीके से। एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय रीजन ऑफ हिज मेंबरशिप ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर अंडर एनी एक्ट ऑफ रूल्स मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो उधर भी जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड है पूरी तरीके से। और भी कुछ है एग्जेम्प्टेड इनकम्स जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े बहुत होंगे वैसे वो मैं जो है आपको गूगल क्लासरूम में पूरी वो लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, उधर दे दूंगा, पूरा नोट्स उधर मैं दे दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। तो इसमें अगर हाँ बताओ। सर आपने अटेंडेंस ले ली सर? हाँ ले लिया अटेंडेंस। सर मेरी लगा देंगे सर, रोल नंबर 56। सर मैं थोड़ा लेट आया हूँ। सर मैं तो सर शुरुआत से था, डिस्कनेक्ट हो गया था जब अटेंडेंस 53। सर यश श्रीवास्तव 56 56 सर 56 ओके। और सर एक यश 53 सिक्स सर 53 मेरा भी सर 53 भी है। 53 सर 31 यस सर ओके 53 हो गया। और बोलो सर 44 44 भी हो गया। सर 32 ओके 32 भी हो गया। 31 भी हो गया, 32 भी हो गया। और कोई? बस सर 22 22 सर 33 एक मिनट 22 किसका है? 22 सर ज्ञानवी जायसवाल का। यहाँ दिख तो नहीं रही है मुझे ज्ञानवी। अच्छा है, ठीक है ठीक है। वो क्लास में दिखती है सर। 22 हो गया। सर 33 33 किसका है? 33 नाम बताओ। सर प्रियांशिका सिन्हा। प्रियांशिका। प्रियांशिका